हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम सर्वे फर्स्ट में जो सिलेबस का लास्ट लेक्चर लिया था उसके आगे हम बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बताया था। आज मैं आपको राइज एंड फॉल मेथड बताऊंगा। राइज एंड फॉल मेथड के अंतर्गत किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं और टेबल बना करके किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने कल आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पूरा डिटेल में समझाया था, उसी तरीके से इसमें भी मैंने ये पहले से कोई टेबल तैयार कर ली है, क्योंकि टेबल उसी समय बनाने में परेशानी होती है, थोड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर आपको मैंने कुछ पार्ट इसका अधूरा छोड़ा है, और जिससे कि हम उस पूरे तरीके से राइज एंड फॉल मेथड को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने पहली सेटिंग की डंपी लेवल की। सिमिलरली ये रोड है 30 मीटर फॉर्मेशन विड्थ की, और ये 30 की मीटर की दूरी पर सेंटर टू सेंटर रोड पर हमें इसके आरएल कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में करे थे। प्रोसीजर वही है, रीडिंग तो हम लोग पूरी वही लेंगे, बीएस भी लेंगे, आईएस भी लेंगे, एफएस भी लेंगे, फर्स्ट सेटिंग भी करेंगे, सेकंड सेटिंग भी करेंगे। लेकिन इसके आगे की कैलकुलेशन जो हमने एचआई में मेथड में एक एचआई लेते थे और फिर सारी रीडिंग्स हम घटा करके आरएल लिखते चले जाते थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इस प्रकार इसलिए हो जाता है कि इसके प्रक्रिया को यदि हम समझें तो जैसे देखिए कि ये एक स्टाफ है डंपी लेवल, और यहाँ पर हमने ये स्टाफ रखा हुआ है और इसकी रीडिंग ली, तो ये रीडिंग मान लीजिए आपकी आती है ए, ठीक। और अब इसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन में एक पोजीशन ये बनती है, यहाँ भी स्टाफ रखा, ये स्टेशन पॉइंट ए था, ये स्टेशन पॉइंट बी है, और यहाँ की भी रीडिंग ली सेम पोजीशन पे। तो ये जो रीडिंग है वो मान लीजिए आपकी आती है बी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि ये पॉइंट ऊंचा है और ये पॉइंट नीचा है। इन्हीं ऊंचाई और निचाई को ज्ञात करना राइज एंड फॉल मेथड के अंतर्गत आता है। यदि हम कहें ए पॉइंट से के कंपैरिजन में बी, तो फॉल हो गया, ए की रीडिंग कम होगी, बी की रीडिंग ज़्यादा है। तो जब रीडिंग का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ए इज लेस देन बी, तो ये हो गया फॉल। किसकी तुलना में? ए के कंपैरिजन में। ए स्टेशन पॉइंट की कंसिडरेशन हम करते हैं तो ए की रीडिंग कम होगी, बी की ज़्यादा होगी, तो ए की तुलना में बी पॉइंट नीचा होगा, नीचा होगा बी पॉइंट। जब बी पॉइंट नीचा होगा तो इसका आरएल ज़्यादा होगा और इस पॉइंट का आरएल कम होगा। यहाँ पर आरएल अधिक होगा और यहाँ पर आरएल कम होगा, क्योंकि आरएल जो है वो मीन सी लेवल से रिलेट करता है। तो मीन सी लेवल से रिलेट करने में ये पॉइंट ऊंचा हो गया, ये पॉइंट कम हो गया, तो जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो आरएल अधिक हो जाएगा, और जब ऊंचाई कम हो रही है तो आरएल कम होगा। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन यदि हम करते हैं, अब इसी तरीके से बी की तुलना में ए को देखें तो बी की रीडिंग ज़्यादा है और ए की कम है, और लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो बी पॉइंट पर यहाँ पर राइज होगा, ऊंचान होगा, इससे ये पॉइंट ऊंचा है, तो ये हो जाएगा राइज। तुलना करने पे बी से ए पर, ये तुलना की ए से बी की और ये की बी से ए की। जब बी से ए की तुलना करेंगे तो राइज होगा, और जब ए से बी की करेंगे तो ये फॉल होगा। ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है जब हम ये रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाइए प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे। प्रैक्टिकल प्रोसीजर वही है, सबसे पहली रीडिंग ली हमने, यहाँ पे बेंचमार्क लिया, कोई सा भी हो सकता है, जीटीएस है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, आर्बिट्रेरी इसका, लेकिन माना हमने ये कि इसका आरएल 100 है।
और यहाँ पर हमने इसकी रीडिंग ली और इस रीडिंग को हमने अपनी टेबल में लिखा। कोई सेंटर नहीं है, कोई इसको कोई नाम नहीं दिया, 1.25 रीडिंग है और हमने यहाँ पर रिमार्क में लिख दिया बेंचमार्क 100 मीटर RL, 100 RL का ये बेंचमार्क है और RL भी हमने यहाँ लिख दिया। अब आ जाइए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो हमने क्या करा, इसके सेंटर पे 0 पर स्टाफ रखा और ये रीडिंग पढ़ी। फर्स्ट सेटिंग के केस में रीडिंग पढ़ी तो ये अब आप पहली रीडिंग BS में, बीच की सारी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में, तो ये 0 पर, फिर 30 पर यहाँ स्टाफ रखिए, फिर रीडिंग लीजिए, फिर स्टाफ रखिए, फिर रीडिंग लीजिए, फिर स्टाफ रखिए, फिर रीडिंग लीजिए, फिर स्टाफ रखिए, फिर रीडिंग लीजिए। तो ये जितनी भी रीडिंग हमने ली 30, 60, 90, 120 रीडिंग ये आई, फर्ज कीजिए। और जो 120 पर था अब हमने 120 पर इसको चेंज करेंगे, चेंज पॉइंट लेंगे तो लास्ट रीडिंग होगी ये, तो इसलिए लास्ट रीडिंग को हमने लिखा FS में। ये समझ लीजिए पहली एक सेटिंग में पहली रीडिंग BS बैक साइड, बीच में जितनी भी रीडिंग लेते जाते हैं सब इंटरमीडिएट साइड, और जो लास्ट में किसी सेटिंग के जब हम चेंज कर रहे होते हैं सेटिंग को तो लास्ट में लेते हैं तो वो कहलाएगी FS। इसे FS में लिख लिया और हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया उठा करके सेकंड सेटिंग की ओर, ठीक है। सेकंड सेटिंग पे सेट करा, स्टाफ यहीं रखा हुआ है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया और फिर रीडिंग ली तो रीडिंग तो बदल जाएगी क्योंकि इसकी हाइट बदल गई, यहाँ पर इसकी हाइट दूसरी थी, तो जब रीडिंग बदली तो हमने फिर ये सेकंड सेटिंग के लिए पहली रीडिंग होगी, तो ये चली गई BS में। अर्थात जहाँ BS है FS है वहाँ पर क्या हो गया, चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, TP भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग का, अब ये सेकंड सेटिंग की रीडिंग शुरू हुई, फिर हमने 150 पे रखा, फिर 180 पे रखा, 210 पे रखा और लास्ट में 240 पे रखा। तो जब हम लास्ट में 240 पे रखते हैं तो वो रीडिंग FS में, बीच में आपका 150, 180, 210 पे रीडिंग ली तो वो रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में, ये हमने लिख ली। ये सारी रीडिंग आ गई आपकी और ये हमारा वर्क यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है राइज एंड फॉल मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहले ये जो बात मैंने अभी यहाँ समझाई थी कि कौन सा बिंदु ऊंचा होगा, कौन सा बिंदु नीचा होगा, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये रीडिंग और इस रीडिंग का तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो ये रीडिंग ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है। जब ये रीडिंग कम है तो ये क्या होगा, यहाँ से रीडिंग कम ऊपर क्या होता है, राइज, तो जितने इसका अंतर है वो राइज में लिख दिया, ठीक। फिर आ जाइए इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ये वाली रीडिंग ज़्यादा है, जब ये रीडिंग ज़्यादा है तो क्या होगा, फॉल हो जाएगा, इसके तुलना में ये नीचा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने फॉल में लिख लिया। फिर पिछले से फिर अगले में आइए, यहाँ देखिए यहाँ रीडिंग क्या है, ये और ज़्यादा है, रीडिंग इससे तुलना में ज़्यादा है तो ये भी फॉल में हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस फॉल में लिख लिया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ से यहाँ देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आएंगे तो रीडिंग कम हो गई, जब कम हो गई तो बिंदु ऊंचा हो गया, जब बिंदु ऊंचा हो गया तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को राइज पे लिख लिया। अब इसके और इसमें आ जाइए, यहाँ देखिए तो रीडिंग कम हो गई, सॉरी ये रीडिंग ज़्यादा हो गई, जब ये रीडिंग ज़्यादा हो गई तो जब रीडिंग ज़्यादा है तो क्या होगा, फॉल में इन दोनों का डिफरेंस फॉल में लिख लिया। और फॉल में लिखने के बाद में इनके सभी RL को पहले लिख लीजिए। अब ये पार्ट एक फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सेटिंग था ये पूरा, तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें सेकंड सेटिंग में आइए, सेकंड सेटिंग में यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे जैसे फर्स्ट सेटिंग में देखा था, सिमिलरली सेकंड सेटिंग में देखिए, तो इनके डिफरेंस को निकालिए। और ये क्या है, रीडिंग यहाँ से ये ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है का मतलब फॉल है,
तो इन दोनों का डिफरेंस फॉल में लिख लिया। फिर इन दोनों के रीडिंग का डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, ये रीडिंग कम हो गई, जब कम हो गई तो मतलब राइज हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस राइज में चला गया। पिछला फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, दोनों का डिफरेंस, ये ज़्यादा है ये कम है, तो रीडिंग बढ़ गई मतलब कम हो गई, तो क्या हो गया, राइज हो गया। इन इसके तुलना में ये राइज लिख लिया। अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए, इसकी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए कि रीडिंग ये ज़्यादा हो गई, जब ज़्यादा हो गई तो कहाँ चला गया, फॉल में, तो लिख लिया फॉल। तो ये राइज एंड फॉल आप इस तरीके से निकालेंगे, इसलिए हम ये कहते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ज़्यादा आसान होता है बनस्पत राइज एंड फॉल मेथड की, क्योंकि राइज एंड फॉल मेथड में हर पिछली अगली रीडिंग का तुलनात्मक अध्ययन करके राइज और फॉल को हम कैलकुलेट करते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है। जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या करते थे कि एक HI निकाली एक से फर्स्ट सेटिंग के लिए, और उसमें से ये सारी रीडिंग घटाते चले गए और RL आते चले जाएंगे, FS लग करके यहाँ RL ले लिया। अगली सेटिंग के लिए दूसरी नई HI आ जाएगी, जो RL आया उसमें BS जोड़ दीजिए, फिर ये सारे घटाते चलिए, HI आ गई नई और उसमें ये सब रीडिंग घटाते चले जाइए, RL आते चले। एक HI से जितनी भी रीडिंग है केवल माइनस करनी है, HI से RL सीधे सीधे निकलते चले आते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें हर अगली पिछली रीडिंग में उसकी ऊंचाई और निचाई पता करके राइज एंड फॉल को लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं RL कैलकुलेट में। देखिए RL कैलकुलेट हमें पता था पहले पॉइंट का, जो कि बेंचमार्क है 100 है। अब 100 में से राइज है तो उसे जोड़ देंगे, फॉल है तो इस पिछले से, पूरे में से नहीं पिछले में से घटा देंगे, ये आ गया। फिर ये भी फॉल में है तो फिर घटा दीजिए, ये RL आ गए। अब यहाँ देखिए ये RL इसका, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बड़ा है, ज़्यादा है, राइज पे है, तो इसे प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस करके ये रीडिंग आ गई। फिर ये देखिए यहाँ पर ये फॉल में जा रहा है तो इसमें से माइनस करके ये रीडिंग आ गई। फॉल में माइनस करना है, राइज में प्लस करना है पिछले वाले RL से, ये ध्यान रखिए, पिछले वाले RL से फॉल में माइनस, राइज में प्लस। अब यहाँ पर ये फॉल है अगला भी, तो इसमें ये माइनस कर दीजिए, नहीं आ गई। फिर यहाँ से इसमें ये क्या है, ये राइज में प्लस है, प्लस कर दीजिए, ये आ गया। फिर यहाँ से यहाँ पर क्या है, राइज है, प्लस कर दीजिए, ये आ गई। यहाँ से क्या है, राइज है, ये आ गया। तो ये इस तरह से RL कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रक्रिया करने में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कहें तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और HI मेथड। इसमें एक सवाल उत्पन्न ये होते हैं कि इसमें मिसिंग रीडिंग के सवाल आते हैं। मिसिंग रीडिंग जैसे मतलब ये वाली मिसिंग रीडिंग यहाँ से गायब कर दी और ये राइज दे दिया। अब आपको मालूम है कि जो अगली रीडिंग होगी वो राइज पर है, और वो रीडिंग राइज पर होगी तो कम होगी, तो हम ये माइनस, इसमें से ये माइनस करके ये रीडिंग लिख सकते हैं। ये मिसिंग रीडिंग के कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो इसने यहाँ पर ये मिस कर दिया, गायब कर दिया ये, अब कहेगा आप अब इसकी भरना है इसको, तो कैसे भरेंगे, हम यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन में क्या पता चल रहा है कि ये नीचा है, कितना नीचा है, दोनों का अंतर यहाँ भर दीजिए। अब आ जाइए फिर इसमें, मान लीजिए उसने ये रीडिंग मिस कर दी, तो ये रीडिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें यहाँ का RL तो पता चल गया, ठीक है, ये RL पता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी पता है, क्या है, राइज है, सॉरी फॉल है। तो जब ये फॉल है, ये फॉल है और हमारा ये है, तो फॉल का मतलब ये रीडिंग इससे इतनी कम होगी, तो 1.85 में ये माइनस करके ये रीडिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मिसिंग रीडिंग्स के कुछ सवाल होते हैं। इसी तरीके से HI में भी होंगे। इसमें कभी कभी RL मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ का ये RL गायब कर दिया। अब बताइए अब RL क्या होगा, तो ये क्या है, ये क्या है रीडिंग इससे, और राइज है अगला, तो इसमें ये प्लस करके ये लिख देंगे। तो ये मिसिंग रीडिंग के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस में।
इसी तरीके से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में होते हैं, उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी मिसिंग रीडिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब आ जाइए, इसमें एक पॉइंट आता है अर्थमेटिकल चेक। अर्थमेटिकल चेक का मतलब ये है कि जो हमने ये कैलकुलेशन की सारी, ये पूरी कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं है, ये पता करना है। प्रैक्टिकल गलत हो रहा है ये नहीं पता कर सकते, लेकिन हमने यहाँ कैलकुलेशन करी है ना, इससे इसको घटाया है, इधर इसको जोड़ा है, इसको घटाया है, तो ये जोड़ घटान जो हमने किए वो गलत तो नहीं है। ये पता करने के लिए अर्थमेटिकल चेक अप्लाई करते हैं। और अर्थमेटिकल चेक क्या होता है? सिग्मा बी एस, मतलब बी एस के जितने पॉइंट हैं वो जोड़ लीजिए, और सिग्मा एफ एस, सारे एफ एस जोड़ लीजिए, और इनका अंतर, दोनों का अंतर, इस बी एस का जोड़, एफ एस सारे जोड़, इनका डिफरेंस, पहला आर एल और लास्ट आर एल का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यदि ये सही है तो हमारा ये कैलकुलेशन सही है। इसी तरीके से राइज एंड फॉल मेथड में, ये तो हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में ले सकते हैं। दूसरे में बी एस डिफरेंस एफ एस, राइज टोटल राइज कर लीजिए, टोटल फॉल कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल लास्ट आर एल, तीनों बराबर आने चाहिए। बी एस डिफरेंस एफ एस, राइज एंड फॉल, एंड फर्स्ट आर एल लास्ट आर एल। यहाँ पर हमने ये बी एस का डिफरेंस, ये एफ एस, दोनों का डिफरेंस आया इतना, यहाँ पे फर्स्ट आर एल लास्ट आर एल डिफरेंस आया, अर्थात हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है। ठीक, तो ये राइज एंड फॉल मेथड है, मिसिंग रीडिंग्स है, अर्थमेटिकल चेक है, ये मैंने आज अभी आपको बताया है। इसमें और भी अभी पार्ट रह जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अभी मैं आपको पूरे कराऊंगा। अब इसमें आगे जो नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट है वो है एरर इन लेवलिंग। लेवलिंग में होने वाली गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहली गलती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, उसमें गलती है तो हमारे जो लेवलिंग वर्क है वो गलत हो सकता है। दूसरा है नेचुरल एरर, प्राकृतिक, जैसे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, जो हम कहीं रीडिंग देखना ही नहीं पड़ रही सूरज की रोशनी में, हवा बहुत तेज़ हो गई है, ये हो गई नेचुरल एरर, जिसकी वजह से रीडिंग गलत ले रहे हैं। और तीसरा हो गया पर्सनल एरर। तो एरर इन लेवलिंग तीन है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। अब यहाँ पर आ जाइए, इनकी डिटेलिंग्स में आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या गलतियाँ होती हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर में पहला है एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। आपने जो एडजस्टमेंट लेवल का किया वो सही नहीं हुआ, मतलब ट्राइपॉड सही नहीं लगाया, या फिर आपने उसे कसा नहीं ढंग से, या फिर उसका जो क्या कहते हैं जो फुट स्क्रूज थे वो प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर पहले ओपन नहीं किया, बताया था आधा आधा ओपन करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट ऑफ लेवल जिसमें एलसी जो है वो प्रॉपर नहीं एडजस्ट कर पाए, लाइन ऑफ कॉलिमेशन वो प्रॉपर नहीं ला पाए, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ लेवल हो जाता। अब दूसरा पार्ट आ जाता है स्प्रिट लेवल ठीक ना होना। स्प्रिट लेवल का ठीक ना होने का मतलब ये है कि स्प्रिट लेवल में जो स्प्रिट का जो बबल है वो प्रॉपर नहीं है, वो या तो स्प्रिट कम हो गई या स्प्रिट बहुत ज़्यादा हो गई। जब उसमें स्प्रिट कम या ज़्यादा हो जाएगी तो बबल या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस तरीके से बबल का ठीक ना होना, तो हमारा ये सब ये एडजस्टमेंट ऑफ लेवल पे क्या है, बबल से तो निर्धारित होता है। यदि बबल सेंटर में है तो ये भी सही जाएगा, बबल डिस्टर्ब है तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्प्रिट लेवल का बबल का ठीक ना होना लाइन ऑफ कॉलिमेशन को भी परेशान करता है और नहीं हो पाती। तीसरी बात आ जाती है फोकसिंग स्क्रू मूवमेंट सही नहीं, मतलब जो कि जिससे आप फोकस कर रहे हैं टेलीस्कोप में वो एक्यूरेट नहीं हो पा रहा, पूरी तरीके से नहीं मूव कर रहा या मूविंग करने में अटक रहा है, तो फोकसिंग स्क्रू मूवमेंट सही नहीं है, इसलिए से भी रीडिंग प्रॉपर नहीं ली जा सकती। एक होता है चौथा पैरालैक्स, जिसे हम लोग लंबन निराश कहते हैं। लंबन निराश ये हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं
तो वो बाइसेक्ट करने के बाद हम अपनी आँख को चलाते हैं, लेफ़्ट या राइट मूवमेंट देते हैं, तो जो मिरर है वो भी लेफ़्ट और राइट उसी हिसाब से चलनी चाहिए। यदि ये चलती है साथ साथ तो पैरालैक्स दूर हो गया। यहाँ पर भी क्या है, स्टाफ को यदि हम जब रीडिंग लेंगे तो लंबन निराश को दूर करेंगे, अर्थात स्टाफ साथ साथ चलना चाहिए। नहीं चलता और रीडिंग हम ले लेते हैं तो वो पैरालैक्स रीडिंग गलत हो जाएगी। फिर आ जाइए 5वां, लेवल स्टाफ इनकरेक्ट। जो लेवलिंग स्टाफ है आपके पास वो गलत है और उनकी जो मार्किंग हो रही है वो भी गलत हो रही है, वो प्रॉपर नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रही, कट गई है, मिट गई है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं रीडिंग को गलत सिद्ध करने में। तीसरा है ट्राईपॉड लूज हो गया। ट्राईपॉड के अंदर जो नट बोल्ट होते हैं जिस पर आप कसते हैं डबल लेवल को, वो ढीले हो जाते हैं, या ट्राईपॉड के हिल गया, आपके पैर से लगा हिल गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है फिर इस पर लेवल पे, बबल गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गए आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब आ जाइए नेचुरल एरर। नेचुरल एरर, प्राकृतिक गलतियां क्या हैं, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। ये मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा बाद में अगले उस टॉपिक पे। कर्वेचर मतलब पृथ्वी का, भूमि का गोलाई होना। तो आपने यहाँ रखा डंपी लेवल और अब आप यहाँ पे स्टाफ रखते हैं तो रीडिंग कायदे से ये होनी चाहिए, लेकिन रीडिंग कौन सी आती है, ये वाली, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये सरफेस लेवल है। रीडिंग पढ़नी हमें ये वाली थी, पढ़ कौन सी रहे हैं, ये वाली, तो ये गलत हो गई कि नहीं। तो ये कहलाता है कर्वेचर करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, जब हम बहुत दूरी तक चलते हैं तो भूमि, पृथ्वी, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें धूल धक्कड़ होती है, तो जब हम एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो किरण जो है अपनी जगह से परिवर्तित हो जाती है। हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, फिर परिवर्तित हो जाती है, फिर परिवर्तित हो जाती। तो अब रीडिंग कौन सी आनी चाहिए थी, रीडिंग आनी चाहिए थी ये वाली लेवल सरफेस पे, ये ना लेकर के हम ये रीडिंग ले रहे हैं, तो ये गलत हो गई। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन करेक्शन। मतलब किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, तो अपने स्थान से विचलित हो जाती है। जब वो विचलित हो जाती है, रीडिंग आनी चाहिए थी ये, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिफ्रैक्शन करेक्शन और ये कर्वेचर करेक्शन, तो इससे रीडिंग गलत हो जाती है। ये हो गई आपकी नेचुरल एरर। फिर आता है आपका सनलाइट, रोशनी बहुत ज़्यादा है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हम गलत रीडिंग ले लेते हैं। दूसरा है ड्यू टू हैवी विंड वाइब्रेशन, बहुत तेज़ हवा चल रही है, वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, ट्राईपॉड हिल गया तेज़ हवा में, या वो आपका जो लेवल है सेट है वो हिल रहा है, हिलने लगा, वाइब्रेट करने लगा तेज़ हवा से, तो रीडिंग गलत हो जाएगी। फिर है आपका ज़मीन गीली है, ट्राईपॉड स्लिप कर गया, तो ये सब चीज़ें, वेट ग्राउंड और ट्राईपॉड स्लिप कर गया तो बबल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा रीडिंग में। तो ये नेचुरल है, मतलब वेट ग्राउंड है, ट्राईपॉड स्लिप मारना, प्राकृतिक गलतियाँ अपने आप भी हो जाती हैं। जैसे ट्राईपॉड आपने लगा रखा है और बगल से कोई ट्रक निकल गया, कार निकल गई, या कोई वाहन चल दिया, या कोई गधे या खच्चर निकल पड़े, तो जिसकी वजह से धरती पे वाइब्रेशन हुए और ट्राईपॉड स्लिप कर गया। ट्राईपॉड स्लिप करने का उसके साथ ही साथ बबल हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये एरर हो गई। फिर आ गई आपकी पर्सनल एरर। अब गलती हमसे ही हो रही है। कैसे हो रही है, रीडिंग नॉट रीड प्रॉपरली, हम रीडिंग को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। बबल इज नॉट एट सेंटर, बबल सेंटर में नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया। ड्यू टू होल्डिंग द स्टाफ, स्टाफ को सीधा पकड़ने का एक तरीका होता है, यहाँ पे सर लगाइए, बीच में अपना पेट आइए लाइए, और फिर नीचे चरण, पैर फुट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका चेस्ट रहेगा और ये आपका हेड रहेगा। ये तीनों एक सीध में रहेंगे तो ये स्टाफ ये सीधा रहेगा। जब ये तीनों एक सीध में नहीं है, स्टाफ सीधे नहीं, इधर झुक सकता है स्टाफ या इधर झुक सकता है। जब इधर झुकेगा या इधर झुकेगा तो रीडिंग गलत हो जाएगी, समझ रहे। तो ये भी हो गया ड्यू टू होल्डिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ। तीसरा चौथा हो गया रिकॉर्डिंग इम्प्रॉपर, बोला कुछ लिखा कुछ,
मान लीजिए जो रीडिंग ले रहा है उसने कुछ और रीडिंग बोली, आपने ध्यान कहीं और है, आपने रीडिंग गलत लिख ली, तो वो रीडिंग इम्प्रॉपर हो गई। या आपने खाने में गलत लिख दी, जहाँ लिखनी चाहिए थी वहाँ ना लिख करके दूसरे खाने में लिख गए। तो ये सारी गलतियाँ हैं जो कि हम एक लेवलिंग में लेते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका लिमिट ऑफ एरर। कितनी लिमिट तक एरर को हम परमिसिबल कह सकते हैं, परमिसिबल लिमिट कह सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है E = C √K। K इस किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। C एक कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू लेवलिंग वर्क के अकॉर्डिंग, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। और E जो है ये परमिसिबल लिमिट है कि कितनी होनी चाहिए परमिसिबल लिमिट, तो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो आपने काम किया है वो सही है। C जो है कांस्टेंट है। C कांस्टेंट क्या है, यदि आप काम बहुत रफली वर्क कर रहे हैं, बहुत उससे काम होना है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो C की वैल्यू इतनी मानेंगे। 0.1 प्लस माइनस डिपेंड करता है। फिर आपका कोई साधारण सा काम है, नॉर्मल वर्क है, उसमें 0.025 मानेंगे प्लस माइनस। थोड़ा सा सही काम करना है, माना भी हाँ भाई अच्छा काम होना है थोड़ा, तो उस स्थिति में 0.12 माना जाएगा C का मान। और बहुत प्रिसाइज वर्क करना है, बहुत शुद्धता से काम करना है, उस केस में प्लस माइनस 0.006 C का मान माना जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ये समझ लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं न्यूमेरिकल आपको लेके दिखाई देता हूँ किस तरह से। ये चीज़ एक समझ लीजिए, ये परमिसिबल लिमिट है, इस परमिसिबल लिमिट के अंदर ही काम होना है। यदि इसमें कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो हम लोगों को दूर करनी होती है। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 किलोमीटर लंबे साधारण कार्य में इतने मीटर की समापन त्रुटि पाई गई, क्या यह कार्य स्वीकार्य है? एरर इतनी आ गई, जांच करनी है। तो E = C √K। E का मान हमें ज्ञात करना है। C क्या है, साधारण कार्य लिया, तो साधारण कार्य के केस में 0.25 C का मान, और K कितना है 4 किलोमीटर, तो E की वैल्यू आई 0. इतनी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये अधिक है, जो परमिसिबल लिमिट आ रही है ये ज़्यादा है, अर्थात कार्य दोषपूर्ण हुआ। कितनी होनी चाहिए परमिसिबल? 0.050 से नीचे होनी चाहिए, के नीचे होनी चाहिए, जबकि जा रही है ज़्यादा, तो ये कार्य हमारा दोषपूर्ण हुआ, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो ये परमिसिबल लिमिट है, इस पर भी सवाल आ सकते हैं। MCQ का बच्चे के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो आज हम अब इतना ही कराएंगे। थोड़ा सा पार्ट इसका लेवलिंग का और रहता है, जिसे मैं कल कंप्लीट करके आपका लेवलिंग का सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा। इसको जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, मिसिंग रीडिंग वाले, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, और आपका ये परमिसिबल लिमिट, ये इन सभी के क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए और ध्यान से कर लीजिए। प्रैक्टिकल करके ही करीब करीब मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से विद प्रैक्टिकल ही है। फील्ड में जब आप होंगे तब भी इसी तरीके से फील्ड में रिकॉर्डिंग डाटा इसी तरह से करते हैं, इसी तरीके से हम इसमें भरते हैं, और कैलकुलेशन भी इसी प्रकार से की जाती है। तो इसे आप लोग बहुत समझदारी से आराम से कर लीजिए, और फिर अगले टर्न पे, अगले लेक्चर पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।